हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 77 रुपीज़ का शेयर है, 1% की गिरावट है और बाजार आज शुरुआती दौर में अच्छे मूड में था, लेकिन बाद में बाजार में गिरावट आई है और सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है। 78 रुपीज़ से ये भी धीरे धीरे करके गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इवन अगर हम देखें तो ONGC का जो शेयर है यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं है, 158 पर है। BPCL आज गिरावट दिखा रहा है 1.5% की। HPCL में भी तकरीबन 2.5% की बड़ी गिरावट है। तो इंडियन ऑयल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनियां हैं और यही वो सरकारी कंपनियां हैं जो ऑयल से जुड़ी हुई है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हर साल एक बहुत बड़ा डिविडेंड भी पे आउट करती है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि गिरावट में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहां पर बनेंगे और लॉन्ग टर्म का क्या इसका आउटलुक हो सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 77 रुपीज़ का शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ चुका, लेकिन इस बीच तेज़ी बनी ज़रूर थी। 80 रुपये से ऊपर गया, वापस गिर रहा है ये। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो भैया 9.5% की गिरावट अभी भी है। गिरावट बनी थी, वापस से तेज़ी आ गई, 80 रुपये के ऊपर गया, फिर गिर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 80 से 90 का जो रेंज है वो प्रॉफिट बुक करके भागने वाला रेंज है, और जो बाइंग का रेंज रहेगा वहाँ पर मतलब इस कंपनी में वो 70 से 75 रुपये के आसपास आपको नज़र आ सकता है इनिशियल तौर पर। और उसके बाद अगर 70 के नीचे जाए तो डेफिनेटली और बड़ी क्वांटिटी में ऐड करने के मौके बनेंगे। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन अभी बात करेंगे कि सिनारियो को चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 साल में, तो 5 साल में 30% की गिरावट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर काउंट करें डिविडेंड को तो गिरावट नहीं है। और अगर आपकी बाइंग नीचे के लेवल पर है तब डेफिनेटली आपने अच्छा खासा पैसा यहाँ पर से कमाया भी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देखा जाए तो कंपनी के आज वॉल्यूम 30 लाख के आसपास देखने को मिले। अच्छे कहूँगा मैं, डिसेंट कहूँगा, कोई इतने बेहतरीन भी नहीं, लेकिन हाँ डिसेंट कहूँगा मैं इसको। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर है वो हम बात करेंगे आगे। और जहाँ तक बात है डिविडेंड की, तो देखो पैसा जो बनता है वो यहीं पे बनता है। पैसा यहीं पे बनता है, डिविडेंड के थ्रू पैसा बनेगा। यहाँ पर आप देखिए 2021 में इसने पहले 3 रुपये का डिविडेंड पे किया, फिर 1.5 रुपये, फिर 5 रुपये। कुल मिलाकर एक ही साल के अंदर 9.5 रुपये का इसने डिविडेंड पे किया था। पिछले साल भी अगर हम देखें तो 4 रुपये और 2 रुपये 40 पैसे, मतलब कुल मिलाकर 6 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड पे किया था। और मान लीजिए कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 60 रुपये के आसपास की होती है, 65 रुपये के आसपास की होती है, तो आराम से आप इस कंपनी से साल भर का 10 से 15% रिटर्न जो है वो सिर्फ डिविडेंड से कमा सकते हैं। बस ये है कि आपकी बाइंग प्राइस नीचे के लेवल पर होनी चाहिए, ऊपर के लेवल पर नहीं। और देखो डिविडेंड ये आगे भी बड़े डिविडेंड पे करता रहेगा। रीज़न क्या है? सरकारी कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड पे करती है क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को भी तो जाता है, क्योंकि प्रमोटर तो वही है, ज़्यादातर क्वांटिटी वही लेकर बैठे हैं, सरकारी तिजोरी में भरा जाता है वो पैसा। और ये वो कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर में डेफिनेटली परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं है, बड़े लॉस इसने किए ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे एक बड़े प्रॉफिट की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि देखो जब भी इस कंपनी ने लॉस दिखाया वो टेम्पररी लॉस दिखाया है, बाद में प्रॉफिट बड़े ही देखने को मिले ही हैं। अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट है। 2020 में लॉस आया था, ठीक है, लेकिन 21-22 में क्या देखेंगे, बड़े प्रॉफिट्स भी देखे। इवन उससे पहले भी अगर आप देखोगे 18-19 में तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे। हालांकि क्वार्टरली अगर आप देखो तो पिछले 2 क्वार्टर खराब रहे इनके लिए। आप देखिए रेवेन्यू भले ही बढ़ गए इनके, रेवेन्यू भैया बेहतर थे इनके, पिछले 3 क्वार्टर में रेवेन्यू शानदार है, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो नहीं है। जून में 280 करोड़ का लॉस किया, फिर 990 करोड़। दिसंबर में डिसेंट प्रॉफिट किया 775 करोड़ का, और वो कम है क्योंकि इससे पहले कंपनी क्वार्टरली 5 से 6 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट करती थी। तो कम ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल जाएगी। इंडियन ऑयल को लेकर बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो न्यूज़ आ रही है कि इंडियन ऑयल एंड US बेस्ड लेंजा जेट ने भैया सेटअप किया है इंडिया में पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म, और ये बड़ी बात है। देखो आने वाले दौर में जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इंडियन ऑयल कोशिश कर रहा है, ऑप्शंस तलाश रहा है। हाइड्रोजन में भी कंपनी जा रही है, अगेन मैं कह दूँ, हाइड्रोजन की बात करें, EV की बात करें, कंपनी जा रही है, काम कर रही है वहाँ पर। गैस में तो ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर करने वाले हैं ये, तो मल्टीपल डोमेस्टिक एयरलाइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है कि भाई सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की तरफ जाने की बात है यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। और एविएशन फ्यूल्स डेफिनेटली इंडिया में भी
बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाएंगे और ज़्यादा बड़े पैमाने पर, क्योंकि अभी अगर आप देखो ना, एविएशन सेक्टर जो है ना वो ट्रेंड में रहने वाला है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, बड़े बड़े इन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं प्लेन्स वगैरह के। टाटा ने जब ऑर्डर किया था पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिगो भी ऑर्डर कर रहा है, उसके बाद अकासा एयर भी आई है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि क्या होता है यहाँ पर, और अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी डेफिनेटली इनका भी फ़ायदा होगा। एविएशन फ्यूल से अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है वो, तो देखते हैं क्या होगा ओवरऑल। लेकिन जहाँ तक बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, अभी भी सस्ते वैल्यूशन के ऊपर नहीं कह सकते उतना ज़्यादा। 17.89 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 12.73 का है, थोड़ा सा महंगा है ये। और अगर करेक्शन बनता है, जैसे कि मैंने कहा 70-75 की रेंज में शायद जाता है, तो इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे, और 70 रुपये के नीचे डेफिनेटली बनेंगे खरीदारी के, मतलब एवरेज करने के मौके। और साथ में ये भी ऐड करूँगा कि भैया क्वार्टरली रिजल्ट पे भी नज़र होनी चाहिए कि कैसे आएंगे, क्योंकि देखो अभी अगर हम क्वार्टरली देखा जाए तो कंपनी डेफिनेटली पिछले कुछ क्वार्टर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। और अगर मान लीजिए कि मार्च क्वार्टर में भी अगर लॉस दिखा दिया, तब तो थोड़ा सा और करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर प्रॉफिट दिखा दिया तो एटलीस्ट ये जो गिरावट है वो थम जाएगी। और जहाँ तक बात करें रिजल्ट्स की, तो कंपनी के नतीजे जो आने वाले हैं उसकी अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत ज़रूर करेंगे। इंडियन ऑयल में 61% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर प्रमोटर गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है, ये डूबेगी कतई नहीं। 51.50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। बड़े बड़े फंड हाउस के पास होल्डिंग ज़रूर है, 2% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.69 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.01% एफआईज के पास है। रिटेल और अदर की अगर हम देखें तो 29.81% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.97% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 24.84% के आसपास की होल्डिंग है। देखा जाए तो भैया रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत कम होल्डिंग है, अगर मैं कंपेयर करूँ बड़े बड़े मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कंपेयर करेंगे तो। अदर पार्टीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैठे हैं, और जनरली यही होता है कि अदर पार्टीज़ भी में भी ज़्यादातर लोग बेचते नहीं हैं। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईज भी ज़्यादातर बेचते नहीं है। जनरली आपको ये ट्रेंड रिटेल इन्वेस्टर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो मैं ओवरऑल कहूँगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी है बेहतरीन डेफिनेटली, लेकिन खरीदो तब जब सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब महंगा मिल रहा हो। और हाँ, लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पर हमेशा बनेगा, लेकिन डिविडेंड के थ्रू बनेगा ज़्यादातर। हो सकता है कि आज अगर ये 77 पे ट्रेड कर रहा हो, एक साल बाद भी ये 77 पर ही ट्रेड करता नजर आए या फिर 80 पे चला जाए, लेकिन इस बीच ऐसा ज़रूर होगा कि कंपनी जो है वो आपको 7 या 8 रुपये का डिविडेंड या 8 से 10 रुपये का डिविडेंड पे आउट कर देगी। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा पैसा जो है वो इसी के थ्रू बन जाता है यहाँ पर। और जब भी मार्केट में गिरावट आती है, ऐसी कंपनियों में खरीदारी के मौके बनते हैं, ताकि स्टेबल इनकम जो चाहते हैं कि भैया डिविडेंड से पैसा बनता रहे उनका, उनके लिए है ये। और तभी खरीदो जब सस्ता हो, ठीक है। महंगा हो तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब महंगा होता है और आप खरीदारी करने बैठ जाते हो तो फंस के रह जाते हो वहाँ पर। तो अभी भी मैं कहूँगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, 70 से 75 की रेंज का इंतजार करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी ऐड करूँगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, बाकी की जो क्वांटिटी है एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए कि कैसे नतीजे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा एवरेज करने के बारे में सोचेंगे, अगर गिरावट आती है तो, और मार्केट में की हालत ख़राब होती है तो। क्योंकि देखो जो मंदी का माहौल बना है ना, मंदी का जो माहौल बना है उसका जो मेन इफ़ेक्ट है ना, वो आपको मार्च क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको जून में देखने को मिलेगा, मार्च में नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमी के लिए कि कैसे रहेंगे। ओवरऑल इंडियन ऑयल कंपनी अच्छी ज़रूर है, डूबेगी नहीं, सरकारी कंपनी है ये। और ख़रीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो जो लेवल मैंने बताए हैं वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और सरकारी कंपनियाँ भी है। एक है ONGC, 158 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन आज हल्की सी तेज़ी बनी है यहाँ पर। जबकि BPCL और HPCL में बहुत बड़ी गिरावट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखेगा। जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।